शाम का समय था। राधिका जी किचन में काम कर रही थी और मनोहर जी हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। इतने में डोरबेल बजी। राधिका जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उनका बेटा कुणाल था। उसके साथ एक लड़की भी थी। थोड़ी देर तक राधिका जी उसे देखती रहीं, पर फिर कुणाल ने इशारा किया। तब राधिका जी उसे अपने साथ अंदर ले गईं। मनोहर जी दोनों को साथ देखकर ऐसे खुश हुए जैसे उस लड़की को पहले से जानते थे। इतने में कुणाल ने कहा, मम्मी ये नायरा है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती है। वहाँ वो मेरी सीनियर थी और फिलहाल एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में क्रिएटिव हेड है। पापा इससे पहले ही जानते हैं, बस आपसे मिलवाना बाकी था तो मैं आज इसे घर ले आया। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए, बस आपसे मिलने की इच्छा थी इसीलिए मैं कुणाल के साथ चली आई। चाय नाश्ता फिर किसी और दिन। नायरा कुछ देर रुककर वहाँ से रवाना हो गई, पर जब तक वो वहाँ रही राधिका जी का पूरा ध्यान कुणाल और नायरा पर ही था। सब पता चल रहा था कि दोनों के मन में कुछ है। नायरा ने भी अपने बारे में राधिका जी को सब कुछ बताया। थोड़ी देर बाद जब कुणाल नायरा को बाहर छोड़कर आया तो उसके आते ही राधिका जी ने पूछा, बहुत क्लोज फ्रेंड है तुम्हारी। मम्मी हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर तुम्हारा और उसका तो कोई मैच ही नहीं। वो लड़की अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल है, जबकि तुमने तो अभी शुरुआत की है। तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा कमाने वाली है। भला तुम दोनों की शादी कैसे हो सकती है? मम्मी इतना क्यों सोच रही हो आप? देखो आपकी जनरेशन में और हमारी जनरेशन में बहुत फ़र्क आ चुका है। मैं ऐसा नहीं हूँ और हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुणाल सोच ले, एक बार कदम उठा लिया तो वापस पीछे नहीं कर पाएगा। हम कितना ही मॉडर्न बन जाएं, लेकिन हम सच्चाई का सामना नहीं कर पाते और सच्चाई यही है कि पुरुष अपने से ज़्यादा प्रतिभाशाली स्त्री के साथ शादीशुदा जिंदगी इतनी आसानी से नहीं काट सकता। मम्मी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नायरा मुझसे ज़्यादा कमाती है या मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। मम्मी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। देख कुणाल, हम जिस समाज में रहते हैं ना, तुझे इतना सुनने को मिलेगा तू सह नहीं पाएगा। मम्मी मेरी लाइफ है, मैं हैंडल कर लूँगा। बेटा सच्चाई का सामना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लड़कियां एक बार फिर भी झेल लेती हैं, लेकिन लड़के वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। मम्मी मैंने कह दिया ना, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ नायरा से, उसके अलावा किसी से नहीं। ऐसा कहकर कुणाल तो घर के बाहर निकल गया और उसके माता पिता राधिका जी और मनोहर जी हॉल में बैठे रह गए। तुम मान क्यों नहीं जाती? अभी तो कुणाल हमारी परमिशन का इंतजार कर रहा है, लेकिन हम नहीं माने तो जानती हो ना कि वो कोर्ट मैरिज कर सकता है। तुम आज की जनरेशन को रोक सकती हो क्या? जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से मैं आज की जनरेशन को रोक नहीं सकती, पर समझाना मेरा फर्ज है। तुम तो कुछ समझ नहीं रही हो। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बातों को सुनकर कोई कह सकता है कि तुम एजुकेटेड हो। तुम भी समझने की कोशिश करो मनोहर, नायरा और कुणाल में बहुत फ़र्क है। नायरा एक महत्वाकांक्षी लड़की है, टैलेंटेड है और कुणाल के कंपेयर में काफ़ी ऊंची पोस्ट पर भी है। कुणाल अभी सिर्फ प्यार में पागल होकर ये सब कर रहा है, पर तुम अच्छी तरह जानती हो कि एक पुरुष कभी भी अपने से ज़्यादा प्रतिभाशाली स्त्री के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। अगर वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? बड़े हैं, समझदार हैं दोनों, पर तुम और तुम्हारी बातें पता नहीं। लोगों की शादी में पापा विलन होते हैं और अपने बेटे की शादी में तुम हो। औरतों की लीला तो तुम ही जानो। मनोहर जी ने ताना मारा। क्या सचमुच राधिका जी की तरफ से सवाल में मनोहर जी जीत गए? फिर थोड़ा संभल कर बोले, क्या कहना चाहती हो तुम? रहने दो, तुम नहीं समझोगे। राधिका जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मनोहर जी भी उसके पीछे पीछे कमरे में आए और दरवाजे पर खड़े होकर बोले, क्या कहना चाहती हो? खुलकर बोलो। क्या हमेशा का लगा रखा है तुमने कि तुम नहीं समझोगे
क्या समझाना चाहती हो तुम मुझे? एक लंबी सांस भरते हुए राधिका जी ने कहा। क्या तुम पुरुषों के लिए आसान है एक प्रतिभाशाली स्त्री से विवाह करना, और विवाह कर लिया तो उसके बाद उसके साथ निबाह करना? मनोहर, तुम कर पाए थे? राधिका जी के सवाल से कमरे में मौन पसर गया और मनोहर जी चुपचाप हॉल में आकर सोफे पर बैठ गए। राधिका जी के सवाल ने मनोहर जी को झकझोर कर रख दिया था। आज उनकी पिछली जिंदगी फ्लैशबैक की तरह उनके सामने थी, जहां मनोहर जी के माता पिता, भाभी, भैया, पूरा परिवार था। मनोहर देखने में हैंडसम था, पर आत्मविश्वास की कमी थी। मनोहर की नई नई बैंक में जॉब लगी थी। माता पिता बहुत खुश थे और उसके लिए लड़की देखना शुरू कर चुके थे। आखिर बेटा बैंक में लगा है तो पूरी तरह से इस बात को कैश भी तो किया जाएगा। इसीलिए जहां से अच्छा दहेज मिले ऐसी जगह रिश्ता देखा जा रहा था। उसने बैंक में एक क्लर्क बनकर नौकरी ज्वाइन की थी। वहीं उसकी मुलाकात अपनी बैंक मैनेजर राधिका से हुई थी। राधिका दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी, साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हर कोई उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाता था। बिल्कुल विश्वास से भरी हुई, बैंक के कार्य ही नहीं बल्कि किसी भी मुद्दे पर राधिका से बुलवा लीजिए, वो किसी भी मुद्दे पर बेहिचक पूरे विश्वास के साथ बोलती थी और उसकी यही बातें मनोहर को दीवाना बना रही थी। मनोहर को राधिका पहली नज़र में ही भा गई थी। मनोहर मन ही मन उसे बहुत चाहता था, पर कभी कह नहीं पाया था। राधिका जितनी विश्वास से भरी हुई थी, मनोहर में उसका आधा भी विश्वास नहीं था। राधिका अचानक से अगर मनोहर से कोई सवाल पूछ ले तो उसके सामने वो कई बार सकपका जाता था और हकलाना शुरू कर देता था। उसकी हकलाहट देखकर राधिका की हंसी छूट जाती। राधिका को भी मनोहर की सादगी पसंद थी, पर प्यार व्यार जैसी कोई बात नहीं थी। एक शाम की बात है, ऑफिस बंद होने के बाद दोनों अपने घर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में राधिका की गाड़ी खराब हो गई। मनोहर उस समय उसी रोड से जा रहा था तो उसने राधिका की मदद की। उस दिन पहली बार राधिका ने मनोहर को नोटिस किया था। धीरे धीरे राधिका को भी मनोहर का साथ अच्छा लगने लगा। दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगी। ऑफिस के बाद भी कई बार कॉफ़ी शॉप में बैठकर बातें कर रहे होते दोनों। उनकी यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। दोनों शादी करना चाहते थे। जब दोनों ने अपने अपने घरों में इस बारे में बात की तो दोनों घरों में ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी ने बम फोड़ दिए हो। राधिका के माता पिता ने राधिका को खूब समझाया कि मनोहर तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, तुमसे कम कमाता है, पर उस समय वो मनोहर के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे मनोहर के सिवा कोई दिख ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ मनोहर के माता पिता भी खुश नहीं थे, पर जब किसी पारिवारिक दोस्त ने समझाया कि राधिका मनोहर से ज़्यादा ऊंचे ओहदे पर है और ज़्यादा कमाती है, तो पैसे का लालच ही सही बेटे के सामने झुककर उसकी शादी को तैयार हो गए। पर उनकी भी ये शर्त थी कि राधिका को घर भी संभालना पड़ेगा और साथ ही साथ रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। आखिर काफ़ी सारे हंगामे के बाद दोनों की शादी हुई, लेकिन असली परीक्षा तो शादी के बाद शुरू होनी थी। अगर किसी घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो भड़काने वाले कम नहीं होते। बस वही सब इन दोनों के साथ होने लगा। राधिका ने शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी थी। आते जाते लोग जेठानी के दिमाग में ये भरने लगे, तू तो अपनी देवरानी की नौकरानी बनकर रह गई। वो तो सुबह सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और सारा काम जेठानी को संभालना पड़ता है। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 महीने में ही घर में 2 चूल्हे हो गए, जिसका जिम्मेदार भी राधिका को ठहरा दिया गया। पहले जहां जेठानी के साथ मिलकर राधिका घर का काम कर लेती थी, वहीं अब पूरा काम राधिका की जिम्मेदारी हो गया। राधिका सुबह उठकर घर का सारा काम करती, ऑफिस आने और वापस आने पर कोल्हू के बैल की तरह घर के काम में लग जाती। पर फिर भी सास ससुर खुश नहीं होते। हाँ, महीने की शुरुआत में पगार लेने को तैयार जरूर हो जाते। काम तो कोई करता नहीं, पर राधिका को ही 2 बातें और सुना दी जाती।
मनोहर अगर राधिका की मदद करना चाहे तो उसे जोरू का गुलाम जैसे शब्दों से नवाजा जाता। छोटे मोटे तीज त्योहार पर राधिका से छुट्टी करने के लिए कहा जाता और अगर वो मना कर दे तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता। जब देखो तीज त्योहार पर लड़ाई झगड़ा करवा देती है। यही संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। भला घर में बरकत कहाँ से हो? पता नहीं ऐसी नौकरी पेशा औरतें शादी क्यों करती हैं। तीज त्योहार तो मनाने ही पड़ेंगे। अब तो मनोहर के दोस्तों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए थे। अरे भाभी जी तेरी कहाँ सुनती होंगी, ऑफिस में भी तेरी बॉस, घर में भी तेरी बॉस, तेरे तो मजे हैं, भाभी कमा कर खिला रही हैं, तुझे क्या चिंता। लोग तो मजाक मजाक में कह जाते, लेकिन ये बात मनोहर के दिल पर तीर की तरह लगती। बाहर तो बाहर घर वाले भी क्या कम थे। जब भी घर में कोई बात होती तो ताने मनोहर को ही सुनने को मिलते। तेरी बीबी तेरी बॉस होगी, तू तो सुनेगा ही, हम नहीं। अब तो कोई न कोई बात पर राधिका और मनोहर के बीच में झगड़ा हो जाता। राधिका भी समझ रही थी मनोहर की मनोस्थिति। वो राधिका से नौकरी छोड़ने के लिए भी नहीं कह पा रहा था और ना ही चुप रह पा रहा था। उस दिन छोटी सी बात पर घर में झगड़ा हुआ था। माँ ने घर में यज्ञ हवन करवाया था जिसके लिए उन्होंने राधिका से छुट्टी करने को कहा। अब जिस दिन हवन था उसी दिन ऑफिस में इंस्पेक्शन था। राधिका मैनेजर थी, इसीलिए जाहिर सी बात है राधिका का ऑफिस में होना जरूरी था। इसीलिए राधिका का छुट्टी करना संभव नहीं था। इसी बात का मतंगड़ बनाकर माँ ने झगड़ा शुरू कर दिया। बात बहुत बढ़ गई। जब पुरुष अपने अहम से नहीं जीत पाता तो वो औरत को दबाना शुरू करता है। बस आज भी वही हुआ। आखिर एक पुरुष अपने पति होने से ज्यादा पुरुष होने वाला दंभ हावी हो गया। गुस्से में मनोहर ने राधिका पर हाथ उठा दिया, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि राधिका गलत नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि राधिका ने अपना सामान पैक किया और सीधे मायके जाकर बैठ गई। उस समय जमाना कुछ और ही था। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते थे कि शादीशुदा बेटी अपने मायके आकर घर बैठे। माता पिता ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बिना ये जाने कि राधिका की कोई गलती ही नहीं। पिता अलग ही गुस्सा हो रहे थे। पहले ही कहा था इस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है, पर इसी को समझ में नहीं आया। तब तो आंखों पर प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। समाज में कोई इज्जत है कि नहीं हमारी। अब आप शांत रहिए, कुछ दिन शांति से बैठ जाइए। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ही चली जाएगी। माँ ने पिताजी को चुप करते हुए कहा, अरे इसकी छोटी बहन की शादी की बात चल रही है, क्या जवाब देंगे लड़के वालों को कि बड़ी बहन क्यों आकर बैठी है मायके। अरे कह देंगी कुछ दिन मायके मिलने के लिए आई है। पर आप शांत रहिए, आखिर कुछ दिन शादीशुदा बेटी मायके तो रह सकती है, जैसा तुम चाहो, पर खबरदार बाहर ये बात फैलनी नहीं चाहिए। और यहाँ मनोहर अच्छे से जानते थे कि राधिका गलत नहीं थी, बल्कि गलती उसके माता पिता की थी। लेकिन उसका अहम राधिका के सामने झुकने से रोक रहा था। वो पति ही क्या जो अपनी पत्नी के सामने झुक जाए, बस यही सोच उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि राधिका माँ बनने वाली है। अब तो राधिका को हर कोई समझाने लगा था, बच्चों की दुहाई दी जाने लगी थी। मनोहर भी चाहता था कि राधिका घर वापस आ जाए, पर किस मुंह से बोले। एक दो बार माँ पिता से बोला तो दोनों उसे ही सुनाने लगे, हमने तो निकाला नहीं था उसे, अपनी मर्जी से गई थी तो अपनी मर्जी से आ जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है उसे लाने की। अगर आज झुक गया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। लेकिन समाज, रिश्तेदार और दोस्तों का इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया कि आखिरकार राधिका के माता पिता खुद राधिका की मर्जी के विरुद्ध उसको जबरदस्ती छोड़ने उसके ससुराल पहुंच गए। जिस तरह ससुर जेठ जेठानी राधिका को देखकर मुस्कुरा रहे थे, राधिका के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। सास ने तंज कसा, औरत कितनी भी हवा में क्यों न उड़ ले, रहना उसे जमीन पर ही है। अच्छे से जानते हैं ऐसी औरतों के पंख कतरना। ससुर ने अपनी तरफ से दो शब्द और जोड़ दिए। राधिका बेचारी, वो तो अपने स्वाभिमान की लाश उठाए
उस घर में रहने को मजबूर हो गई, क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा था। न माता पिता समझ रहे थे और न ही पति। मनोहर से तो इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम अपनी गलती की माफ़ी मांग ले। हाँ, इतना जरूर था कि अब राधिका पर तंज दोगुने प्रहार से किए जाने लगे। समाज की नज़रों में राधिका वैसे भी कुसंस्कारी बहू बन चुकी थी, जो अपने पति के खिलाफ उसके घर को छोड़कर मायके चली गई थी। गर्भावस्था के वो महीने राधिका पर बहुत भारी पड़ रहे थे। घर का काम ऊपर से जॉब, दोनों को संभालना राधिका के बस की बात नहीं थी। ऊपर से गर्भावस्था की अलग समस्याएं, ढंग से खान पान न होना और जरूरत से ज़्यादा काम और प्रेशर के कारण राधिका की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहले से ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी, लेकिन किसी को कुछ लेना देना नहीं था। हालांकि मनोहर अपनी तरफ से खाने पीने का सामान लाकर देता था, पर अब राधिका के मन में ना तो पहले जैसा प्यार था और ना ही सम्मान। इसीलिए वो भी ज़्यादा कुछ मनोहर की तरफ ध्यान नहीं देती। 9वें महीने में राधिका ने कुणाल को जन्म दिया। पोता होने पर ही राधिका की थोड़ी इज्जत बढ़ गई थी ससुराल में, क्योंकि बड़ी बहू को सिर्फ एक बेटी थी। पोता होने पर माता पिता ने बहुत खुशियां मनाई। जिस सास ने पूरे गर्भावस्था में कभी ध्यान नहीं रखा था, वही सास राधिका का पूरा ध्यान रखने लगी थी। आगे से आगे राधिका के खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता था। कुणाल के 3 महीने का होते ही राधिका ने दोबारा नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए, तो इस बात का भी बखेड़ा हो गया कि बच्चे को छोड़कर नौकरी पर जाने की तैयारी हो गई। तुम आजकल की लड़कियों में ममता नाम की कोई चीज है या नहीं? बच्चे क्या हमारे भरोसे जने हैं? बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? छोड़ो ये नौकरी के ढकोसले, घर बैठो और घर बैठकर अपने बच्चे का ध्यान रखो। मनोहर, तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझा रहे? ऐसी क्या पत्नी की कमाई का लालच तुझे? अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे रहा। कुणाल के होने के बाद मनोहर को भी बहाना मिल गया और उसने साफ साफ शब्दों में राधिका को कह दिया, राधिका क्यों जिद कर रही हो? कुणाल के परवरिश के लिए जॉब छोड़ दो, पहले बच्चा जरूरी है। 2 टूक जवाब में मनोहर ने बात को खत्म कर दिया। एक बार भी राधिका से पूछना ठीक नहीं समझा कि वो क्या चाहती है। आखिर राधिका इस शादी को तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छे से समझ में आ चुका था इस समाज में एक औरत के लिए एक आदमी का अस्तित्व होना जरूरी है। पर जॉब के लिए भी तो उसने बहुत मेहनत की थी। सच है, जब पति साथ नहीं देता तो औरत दोराहे पर खड़ी हो जाती है। राधिका के साथ भी यही हो रहा था, पति साथ नहीं दे रहा था। मनोहर के 2 टूक जवाब ने राधिका को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने करियर को छोड़ दिया और पूरी तरह से गृहस्थ जीवन बिताने लगी। राधिका के इस फैसले से सब लोग खुश थे, सिर्फ राधिका को छोड़कर। सबको अपनी अपनी विजय हासिल हो चुकी थी और राधिका बस अपनी गृहस्थी बचा रही थी। उसके दिल के टूटने की आवाज़ तो किसी ने सुनी ही नहीं थी। नौकरी छोड़ने के बाद भी कौन सा कोई भी उसे सुनता था। घर के फैसलों में भी कभी पूछा नहीं जाता था। उसे तो सिर्फ कार्यकर्ता की तरह काम बता दिया जाता था। सबसे बड़ा बदलाव तो उसने खुद में किया था। वो अब ज़्यादा किसी से कुछ कहती नहीं थी। अब ना पहले जैसी उन्मुक्त हंसी और ना ही साज श्रृंगार, बिल्कुल साधारण सी रहने लगी थी। जिसने जो काम कह दिया चुपचाप कर दिया। शायद अब वो गूंगी गुड़िया सबको पसंद आई थी। समय यूं ही चला जा रहा था। सास ससुर माता पिता स्वर्ग सिधार गए, पर आज जब कुणाल ने नायरा से शादी की बात की तो अतीत उठकर फिर से सामने खड़ा हो गया, जिसमें राधिका को अपने अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े नजर आ रहे थे। वहीं मनोहर को नजर आ रहा था तो सिर्फ अपना अहम, कि कैसे उसने राधिका के अरमानों को कुचल डाला था। जिन खूबियों को देखकर वो राधिका का दीवाना हो गया था, वही खूबियां बाद में कमियों में बदल गईं। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाया था अपनी पत्नी के आत्मविश्वास को, सिर्फ इसीलिए कि वो पुरुष था। थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद होने की आवाज़ आई, जिससे मनोहर जी की तंद्रा टूटी। शायद राधिका जी छत पर से कपड़े लेकर नीचे आ रही थी। छत पर से कपड़े लाने के बाद उन्हें तय अलमारी में रखने लगी। उसके बाद सुबह की सब्जियों की तैयारी करने लगी।
राधिका जी की शुरू से ही आदत थी, सुबह क्या बनेगा वो सब्जियां साफ करके रखती हैं ताकि सुबह लेट ना हो। अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो कल सुबह के लिए पालक साफ कर रही थी। मनोहर जी राधिका जी को बड़े गौर से देख रहे थे। हाँ, यही तो है वो जिससे मैंने प्रेम विवाह किया था। इसके लिए तो डब्बू होने के बावजूद मैं अपने माता पिता से भी लड़ गया था। इसका आत्मविश्वास मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय उसका बेबाकी से कुछ भी बोल देना मेरे दिल को भा गया था। पर आज ये चुप रहती है, मुझसे ज्यादा बात तक नहीं करती। बालों में चांदी चमकने लगी है, हल्की हल्की झुर्रियां भी पड़ने लगी हैं। आंखों पर चश्मा भी चढ़ चुका है। कोई देखकर कह नहीं सकता ये किसी जमाने में ये एक बैंक मैनेजर हुआ करती थी। इसने मेरे साथ अपनी गृहस्थी बसाई थी, पर मैं ही इसका साथ नहीं दे पाया। हाँ, यही तो है वो जो मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली थी, मुझसे भी एक कदम आगे थी, पर पता नहीं क्यों मैं ही इसकी प्रतिभा को झेल नहीं पाया। क्यों समाज और परिवार वालों की बातों में आकर मैंने इसके अरमानों का गला घोट दिया, और ये फिर भी मेरा साथ दे रही है। मनोहर जी अपनी जगह से उठे और राधिका के पास जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कुछ चाहिए था आपको? हाँ, माफ़ी चाहिए थी। राधिका जी ने हैरानी से मनोहर जी की तरफ देखा। एक पुरुष कभी अपनी पत्नी से माफ़ी नहीं मांगता। अगर मांगेगा तो उसकी पत्नी हमेशा उसके सिर पर चढ़कर नाचेगी। अपने पिताजी की बात भूल गए क्या? राधिका ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। आज मैं अपने सभी गुनाहों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब क्या फ़ायदा, वक्त तो चला गया। वो लोग भी चले गए जिनके सामने मुझे बार बार बेइज्जत होना पड़ा था। देखो, मैंने तो खुद को भी बदल दिया। अब तो मैं पहले वाली राधिका भी नहीं रही। फिर अब माफ़ी क्यों? किसे पता चलेगा कि एक पुरुष ने अपनी हार स्वीकार कर ली। पर मैं तो हूं ना उन गुनाहों का बराबर हिस्सेदार। मुझे पता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ अपने गुनाहों की, तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीनने के लिए, अपने माता पिता के गुनाहों की अपने बेटे को उकसाने के लिए, तुम्हारे माता पिता के गुनाहों की अपने बेटी का साथ न देने के लिए। आज बेटे पर पड़ी तो झट से बदल गए। कल को नायरा के साथ ऐसा हुआ तो हम है ना संभाल लेंगे। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। क्यों चाहते हो मुझसे माफ़ी? अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाई तो तुम कुणाल की भी शादी के लिए हाँ नहीं कर पाओगी। मेरी गलती की सज़ा कुणाल क्यों भुगते? काफ़ी देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। मौन तोड़ते हुए राधिका जी ने कहा, माफ़ करने के अलावा मेरे पास बचा भी क्या है? सब कुछ तो खो चुका है। अब तो कुछ पलट कर भी वापस नहीं आ सकता। इस बार दिल से माफ़ी चाहिए, ज़बरदस्ती की माफ़ी नहीं। चाहे तो सज़ा दे दो। सज़ा देने की हैसियत तो कभी थी ही नहीं मेरी, सिर्फ सज़ा सुनने की हैसियत थी मेरी। पर इस बार तुम्हारी हैसियत है सज़ा सुनाने की, अपने दिल की बात बताने की। दिल की बात वो क्या होती है आज तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे, पर आज मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हारा पति, मेरा पति, वो पति जो अपनी पत्नी की प्रतिभा को झेल नहीं पाया। बस करो, अब माफ़ भी कर दो। और दोनों हाथ जोड़कर राधिका के सामने खड़ा हो गया। राधिका बहुत देर तक मनोहर को निहारती रही। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, एक शर्त पर। आप अपने पिता की तरह ससुर नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं। अचानक डोरबेल बजी। राधिका जी उठकर जाने लगी तो मनोहर जी ने रोक दिया। तुम रुको, मैं देखकर आता हूँ, कुणाल ही होगा। मनोहर जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कुणाल घर आ चुका था। कुणाल चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। मनोहर जी को वहीं छोड़कर राधिका जी कुणाल के कमरे की तरफ बढ़ गईं। कुणाल, सो रहे हो क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं मम्मी। राधिका जी कुणाल के कमरे में उसके बेड पर आकर बैठ गईं। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर राधिका जी ने कहा, नायरा बहुत ही अच्छी लड़की है। क्या तुम सचमुच उससे शादी करना चाहते हो? ये क्या सवाल है मम्मी? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तभी तो आपसे मिलवाने लाया था। क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे
कि वो तुमसे ज़्यादा कमाती है, तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड और सक्सेसफुल है। मम्मी, ये सब बातें पहले हुआ करती थी, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। आजकल लड़के लड़कियां बहुत बोल्ड हो गए हैं, काफ़ी सोच समझकर कदम उठाते हैं। आपको क्या लगता है, इस डिसीजन तक पहुंचने से पहले हम लोगों ने आपस में डिस्कस नहीं किया? हमने भी पूरा वक्त लिया है मम्मी, पर क्या वो घर संभाल पाएगी? मम्मी, घर संभालना सिर्फ लड़कियों का ही काम नहीं होता। आजकल लड़के लड़कियां मिलकर घर संभालते हैं। गए वो जमाने जब अकेले लड़की को घर संभालना पड़ता था। आजकल वाइफ हस्बैंड दोनों नौकरी पेशा होते हैं, दोनों ही मिलकर घर संभालते हैं। काम करने के लिए सर्वेंट हर कोई रखता है। अगर किसी त्योहार पर वो पूरा वक्त घर में नहीं दे पाई तो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है मम्मी। इसकी ज़रूरत उस समय कहाँ पर ज़्यादा है, उसे देखकर डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, और तुम्हारा मेल ईगो कि मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा कमाती है, कल को तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार कोई तुम्हारा मजाक बनाएंगे तो फेस कर पाओगे? ये सब क्या है मम्मी? आप भी कौन सी बातें कर रही हो? नायरा मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसके पास मुझसे बेटर जॉब है और इनकम सोर्स भी, इसमें गलत क्या है? काश मम्मी आप वेल एजुकेटेड होती तो कम से कम आप मेरे दिल की बात समझ पाती। एक वर्किंग वूमन अपने आप को बहुत हार्ड वर्क के साथ इस्टेब्लिश करती है, पर क्या कर सकते हैं मम्मी, आप जैसी हाउसवाइफ समझ ही नहीं पाती उनके हार्ड वर्क को। कुणाल, तुम्हारी मम्मी एक बैंक मैनेजर थी, अब की बार मनोहर जी ने कहा, जो काफ़ी देर से दोनों माँ बेटे की बातें सुन रहे थे। उनकी बात सुनकर कुणाल बिल्कुल चुप हो गया। हैरानी के साथ कभी अपनी मम्मी को देखता तो कभी अपने पापा को। पापा, आप मजाक कर रहे हो, कुणाल ने अपने पिता से कहा। नहीं, तुम्हारे पापा सच कह रहे हैं, राधिका जी ने कहा। आपने तो कभी मुझे बताया भी नहीं और आपके रहन सहन से भी कभी नहीं लगा कि आप इतनी वेल एजुकेटेड रही होंगी और मैनेजर रही थी, तो आपने अपना इतना अच्छा करियर क्यों छोड़ दिया? मेरे कारण? कि आज तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए हाँ नहीं कह रही, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक मैं हूँ। मैंने भी तुम्हारी माँ से प्रेम विवाह किया था, पर समाज, परिवार और दोस्तों के कारण मैं तुम्हारी मम्मी की प्रतिभा को झेल नहीं पाया और तुम्हारी मम्मी को अपना करियर छोड़ना हुआ। कुछ देर के लिए कमरे में मौन पसर गया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोले। तभी राधिका जी ने कहा, देख बेटा, मुझे तेरी और नायरा की शादी में से कोई दिक्कत नहीं, पर इस चीज़ को हमेशा याद रखना, दूसरों के कहने में आकर अपने घर को बर्बाद मत करना और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को कभी मत मारना, क्योंकि जब ख्वाहिशें मरती हैं तो दर्द बहुत होता है और जो दर्द मैंने झेला है वो नायरा नहीं झेलेगी। मैं इस घर में एक और राधिका नहीं चाहती। अगर ये शर्त मंजूर है तो मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। कुणाल अपनी मम्मी की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। मम्मी, मैं नायरा के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके सपने मेरे सपने हैं और सबसे बड़ी बात, आप मेरे साथ हो। आपको तो अच्छे से पता है एक वर्किंग वूमन का हार्ड वर्क, उसकी समस्याएं आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। फिर क्या था, जल्दी ही राधिका जी और मनोहर जी नायरा के माता पिता से मिले और दोनों की शादी पक्की कर दी। अच्छा सा मुहूर्त देखकर कुणाल और नायरा की शादी कर दी गई। आज दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ताने मारने वाले आज के ज़माने में खत्म हो चुके हैं, वो तो हर दौर में मौजूद रहेंगे। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप उन बातों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।